तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन का जो दूसरा टाइप होता है, दैट इज मियोसिस, जो कि जर्मिनल सेल में या जर्म लाइन सेल्स में होता है। तो मियोसिस में बेसिकली होता क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल्स। ध्यान रखिएगा, ये जर्म सेल्स में होता है, जबकि माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में हो रहा था। और इस डिवीजन की वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, फॉर्मिंग हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, या जिसको हम गैमीट्स कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो मदर सेल थी वो डिप्लॉयड थी, यानी 2n, और जब ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है तो इसकी वजह से 4 जो डॉटर सेल्स तैयार होती हैं वो चारों की चारों हैप्लॉइड होती हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि माइटोसिस के फलस्वरूप 2 सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस के फलस्वरूप 4 सेल्स तैयार होती हैं, क्योंकि मियोसिस में 2 लगातार डिवीजन, यानी कि लगातार 2 बार डिवीजन या सक्सेसिव डिवीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से 4 सेल्स का निर्माण होता है। मियोसिस कब होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के फॉर्मेशन को ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई इंडिविजुअल है मेल और कोई इंडिविजुअल दूसरी है फीमेल, तो ये मेल भी डिप्लॉयड होगा और फीमेल भी डिप्लॉयड होगी। लेकिन इसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है, दोनों के केस में हम कह रहे हैं, मेल में भी और फीमेल में भी जब गैमेटोजेनेसिस होती है, तो इस गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस, और इससे बनते हैं मेल गैमीट्स, और यहाँ पे फीमेल गैमीट्स बन जाएंगे फीमेल में। तो इंडिविजुअल्स तो डिप्लॉयड थे, लेकिन इसके गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। और फाइनली ये दोनों गैमीट्स, मेल और फीमेल, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फाइनली हमको एक नया इंडिविजुअल मिलता है। अभी इंडिविजुअल नहीं बना है, अभी ये सेल के फॉर्म में ही है, तो इसको हम जाइगोट कहते हैं। और ये फिर से 2n हो जाता है, n + n, तो ये फिर से डिप्लॉयड हो जाता है। इसका मतलब कि लाइफ साइकिल में सिर्फ ये वाली फेज थी वो हैप्लॉइड थी, और इस फेज के पहले की फेज भी डिप्लॉयड थी, और इस फेज के बाद यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर से डिप्लॉयड फेज रीस्टोर हो गई। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की फीचर्स ऑफ मियोसिस। क्या इसके खास फीचर्स हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स, यानी मियोसिस में 2 साइकिल्स चलती हैं, जबकि माइटोसिस में हमने देखा था एक ही साइकिल चल रही थी। तो इन दोनों साइकिल्स को कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की एक साइकिल चलती है सिर्फ, यानी कि ऐसा नहीं है कि मियोसिस 1 के पहले भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा हो और मियोसिस 2 के भी पहले। डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 के पहले होता है, मियोसिस 2 के पहले नहीं होता है। तो ऑल्दो 2 साइकिल्स चल रही हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन की इकलौती साइकिल चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है और उसका एक होमोलोगस पेयर है। ये क्रोमोसोम
फादर से आता है हमारे पास, और उसका जो होमोलोगस पेयर है वो मदर से आता है। तो हर एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम अपने होमोलॉग के साथ ही पेयरिंग करता है। जैसे सपोज करिए कि ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, क्रोमोसोम नंबर 3 ऑफ फादर है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 3 ऑफ मदर के सामने ही आएगा, और इन दोनों के पेयरिंग को ही, या इन दोनों का जो पेयर तैयार होगा, इसी को हम होमोलोगस पेयर कहेंगे। तो इसी तरह से हमारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो 46 के 46 23 जोड़े में पाए जाते हैं, यानी टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 23 माता से आते हैं और 23 पिता से। और हर एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम अपने ही स्पेसिफिक होमोलॉग के साथ पेयरिंग करता है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का मदर वाले क्रोमोसोम 1 के सामने आएगा, इसी तरह क्रोमोसोम 2, 3, 4 ऐसे ही। तो इसमें जो मियोसिस जो डिवीजन होता है, इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। अब रिकॉम्बिनेशन की इवेंट क्या होती है, ये भी आगे हम लोग देखेंगे। तो मियोसिस 1 बिगिंस आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम्स। मियोसिस 1 कैसे शुरू होती है, जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी पेरेंटल क्रोमोसोम के डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। इससे फायदा क्या होता है, इट फॉर्म्स आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट एस फेज। इनिशियली जो क्रोमोसोम होता है वो किस तरह से होता है, उसमें सिर्फ एक क्रोमैटिड होता है, लेकिन जब एस फेज निकल जाती है या एस फेज पास हो जाती है, तब इसी क्रोमोसोम में एक की बजाय 2 क्रोमैटिड्स आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम वही रहता है, लेकिन इसमें डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, तो इसका मतलब क्रोमैटिड जो है वो 2 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो अभी ऊपर हमने आपको बता ही दिया कि जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो हमको 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब बात करेंगे स्टेजेस ऑफ मियोसिस की। तो मियोसिस 1 में वही 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बस उनके आगे 1 लगा दिया जाता है, 1 1 1 1। इसी तरह मियोसिस 2 में भी यही चारों स्टेजेस होती हैं, बस उसके आगे 2 लगा दिया जाता है। तो ये स्टेजेस हो गई मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की। अब एक एक स्टेज को हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं। मियोसिस 1 का सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 जो होता है वो बहुत लंबा होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी सबसे लंबा होता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेज होता है। इस फेज के अंदर फिर से 5 फेजेस प्रेजेंट होती हैं, और वो फेजेस डिफाइन की गई हैं बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम किस तरह से बिहेव करते हैं, इसके बेसिस पे 5 फेजेस जो है वो डिफाइन की जाती हैं विद इन प्रोफेज। तो वो 5 फेजेस कहें या सब फेजेस कौन कौन सी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से ये 5 फेजेस जो है वो प्रोफेज के अंदर में या प्रोफेज 1 के अंदर में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 पाँचों जो सब फेजेस हैं प्रोफेज 1 की। तो इसमें जो सबसे पहली फेज है जिसको हम लेप्टोटीन कह रहे हैं, इसमें ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपीयर होना शुरू होता है, और साथ ही साथ जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स तो इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, अभी भी ये क्रोमेटिन के फॉर्म में ही है। जब पूरी तरह से कंडेंस हो जाएगा तब उसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आती है जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है। बाइवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि जो होमोलोगस पेयर बन रहा था तो उसमें 2 क्रोमोसोम्स थे ना, तो उन्हीं को एक साथ बाईवेलेंट कहा जाता है।
साथ ही साथ साइनेप्सिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अलग अलग क्रोमोसोम आए थे, एक पिता से आया था, एक माता से, ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैच होना शुरू होते हैं और वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी नाम सुनिए, आगे ये रिटर्न में आएगा, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। फिर तीसरी स्टेज आती है पैकीटीन की। तो पैकीटीन में क्या होता है कि जो साइनेप्सिस फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो जाता है और अब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया कि इस पिता के क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा माता के क्रोमोसोम में चला जाएगा और माता के क्रोमोसोम का लगभग उतना ही हिस्सा पिता के क्रोमोसोम में आ जाएगा, यानी कि फिजिकल एक्सचेंज जो है वो सेगमेंट्स का स्टार्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है पैकीटीन, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद अगली फेज होती है डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी वो अब धीरे धीरे सेपरेट होने लगती है, तो एक्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम काइज़मेटा कहते हैं, काइज़मेटा। और अब धीरे धीरे ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसअपियर होना शुरू होता है। इसी की वजह से ये काइज़मा या काइज़मेटा विजिबल होता है। लास्ट स्टेज होती है डाइकाइनेसिस की। इसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड हो जाती है या टूट जाती है, खंड खंड हो जाती है, और ये जो बाईवैलेंट्स हैं ये अगली स्टेज यानी मेटाफेज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं एक एक फेज को डिटेल में। जैसे लेप्टोटीन, ये सबसे पहली फेज है जिसको हम लेप्टोनीमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो लॉन्ग और स्लेंडर क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी कि कंडेंस होना शुरू करते हैं। न्यूक्लियस का साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो दायरा है या न्यूक्लियर एनवेलप का दायरा है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है। दूसरी स्टेज जो जाइगोटीन है या जाइगोनीमा जिसको हम कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम मोर कंडेंस्ड, यानी इनका और ज़्यादा कंडेंसेशन होता है, और जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं यानी कि क्रोमोसोम 1 ऑफ मदर, क्रोमोसोम 1 ऑफ फादर, इसी तरह 2 ऑफ मदर 2 ऑफ फादर, तो ये जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं दे स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, यानी एक साथ आने लगते हैं और इसकी वजह से साइनेप्सिस बनता है। और इस साइनेप्सिस को बनाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बन रहा है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। अब ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड ए बाईवैलेंट, यानी हर एक होमोलोगस पेयर को हम बाईवैलेंट कहते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे केस में कितने बाईवैलेंट फॉर्म होंगे, 23 बाईवैलेंट, क्योंकि 23 होमोलोगस पेयर्स होते हैं तो इसीलिए 23 बाईवैलेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। तीसरी सब फेज है पैकीटीन या पैकीनीमा इसको कहते हैं। ये थोड़ी सी लंबी होती है एज कंपेयर टू अदर सब फेजेस। यहाँ पे क्या होता है कि जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू सिमिलर क्रोमैटिड्स। तो बाईवैलेंट जो है वो सिमिलर क्रोमैटिड्स में स्प्लिट हो जाते हैं और इस वजह से एक स्टेज बनती है जिसको हम कह रहे हैं टेट्रैड। टेट्रैड का मतलब कि 4 क्रोमैटिड, भाई 2 क्रोमैटिड पिता वाले और 2 क्रोमैटिड माता वाले, तो टेट्रैड यानी 4 क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर बनता है। यहीं पे इसी स्टेज में अपीयरेंस होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का, यानी जिस इलाके में ये रिकम्बाइन कर रहे हैं उसी इलाके में एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर तैयार होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाले एरिया में क्रॉसिंग ओवर होता है। इससे फायदा क्या होता है क्रॉसिंग ओवर से, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
माता का कुछ सेगमेंट जब पिता में आ जाएगा और पिता का कुछ सेगमेंट जब माता में चला जाएगा, तो यानी जीन्स का नया कॉम्बिनेशन तैयार होगा, ताकि ये जो क्रोमोसोम्स जब अगली जनरेशन यानी गैमीट्स में जाएं, तो हर बार गैमीट्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स मिले। तो इससे क्या होगा, वेरिएशन आएगा संतानों में, और ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इसका मतलब कि इवोल्यूशन नहीं होगा। ये रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है, इट इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकी चेन। पैकी चेन जब खत्म होता है तो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद अगली स्टेज है डिप्लोटीन या डिप्लोनीमा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पैकीटीन स्टेज में बना था वो डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है, फिजिकल एक्सचेंज जो है क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का वो हो चुका है। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स, द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट्स वो सेपरेट होने लगते हैं, यानी कि जो होमोलोगस पेयरिंग थी वो बाइवेलेंट्स की सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉस ओवर, जहां एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां के अलावा बाकी सब जगह वो सेपरेट हो जाते हैं, और वहां चूंकि वो अभी भी जुड़े रहते हैं इसलिए कुछ एक्स जैसा स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम काइजमेटा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकीटीन स्टेज में हो रही थी, लेकिन काइजमेटा फॉर्मेशन जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। In oocytes of some vertebrates, diplotin lasts for months or years. डिप्लोटीन स्टेज में ही oocyte कुछ वर्टिब्रेट्स में महीनों या सालों तक रह सकती है। तो इस तरह से ये बहुत लंबी ड्यूरेशन हो सकती है। फिर लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, यानी कि ये जो एक्स नुमा ये स्ट्रक्चर बना था ये अब धीरे धीरे टर्मिनल्स की तरफ यानी क्रोमोसोम के अंतिम सिरे की तरफ जो है वो बढ़ता है। एक तरह से वहां पे जाके ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है ये एक्स या काइजमेटा वाला स्ट्रक्चर। तो इस स्टेज में क्रोमोसोम्स जो है वो फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं। Meiotic spindle fibers originate from the poles to prepare the homologous chromosomes for separation। जैसे माइटोसिस में हमने देखा था कि जब प्रोफेज खत्म होती थी तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो प्लेट पे अरेंज हो जाते थे और उनका सेंट्रोमियर विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर अटैच होता था स्पिंडल फाइबर्स से, और वो स्पिंडल फाइबर्स अल्टीमेटली अटैच हो जाते थे सेंट्रोमियर से, सेंट्रोसोम से या सेंट्रियोल से। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ होता है। यहाँ पे भी जो मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों गायब हो जाते हैं, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं डाइकाइनेसिस में। ठीक, अब मियोसिस 1 की जो सेकेंड स्टेज है मेटाफेज 1, तो यहाँ पे सिमिलरली वही काम होगा जो माइटोसिस वाले में हो रहा था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे आके अरेंज हो गए हैं या अलाइन हो गए हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल से आ रहे हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स से अटैच हो जाते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा सेंट्रियोल है और ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये आके इन होमोलोगस पेयर्स से अटैच हो गए, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा ब्लू वाला दूसरा पेयर हो गया, तो इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स से अटैच हो गए। तो ये था मेटाफेज 1। फिर आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि ये नीला वाला इधर ऊपर की तरफ, ये नीला वाला नीचे की तरफ, दिस रेड वन टुवर्ड्स दिस पोल एंड दिस टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। तो इस तरह से यहाँ पे एनाफेज 1 में ये मूवमेंट होते होते ये पेयर्स जो थे, देखिए क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर्स वो अब सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी इस वाले में दो क्रोमैटिड्स हैं और इस वाले में दो क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं हुआ है अभी, यानी क्रोमोसोम्स का एक्चुअल डिवीजन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पेयर्स का सेपरेशन हुआ है। क्रोमैटिड का सेपरेशन मियोसिस 2 में होगा, और वो भी मियोसिस 2 की एनाफेज 2 में। तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, जबकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अभी भी एसोसिएटेड हैं एट देयर सेंट्रोमियर्स। तो एनाफेज 1 कंप्लीट। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज टीलोफेज 1। तो टीलोफेज 1 इज ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज 1। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों वापस आ जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं, एंड 2 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे देखिए 2 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे टीलोफेज 1 में फॉर्म हो गई। इसको हम कहते हैं डायड। ठीक भाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो गई तो दैट विल बी कॉल्ड एज डायड। इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, एक शॉर्ट इंटरफेज होता है, यानी मियोसिस 1 के बाद एक छोटा सा इंटरफेज का ड्यूरेशन होता है, और फिर से मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। और ये जो शॉर्ट स्टेज है बिटवीन 2 मियोटिक डिविजन्स, यानी बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इंटरकाइनेसिस क्या है, इंटरवल बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि इस इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा, और वो भी मियोसिस 1 के पहले। अब आते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 2 में भी हमारे पास 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोफेज 1 में ऑलरेडी कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, प्रोफेज 2 में ऑलरेडी कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी मेटाफेज 2 की, जहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है वो, देखिए ये दोनों जो न्यूक्लियाई हमको मिले थे मियोसिस 1 के रिजल्ट के तौर पे, उन्हीं दोनों को एक साथ दिखाया जा रहा है, दोनों में यही कहानी चलेगी। तो इसमें क्या होगा, अब इन क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट होना शुरू होंगे एनाफेज 1 में। मेटाफेज में ये दोनों इक्वेटर पे आ गए, और एनाफेज में इसके क्रोमैटिड सेपरेट होना शुरू होंगे। तो अब हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होगा, सिंगल क्रोमैटिड, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अब इसके बाद फिर टीलोफेज 2 में ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाली सेल के 2 न्यूक्लियाइड डिवाइड हो जाएंगे, और टोटल हमको 4 सेल्स मिलेंगी आफ्टर मियोसिस 2। आगे देख लेते हैं एक एक स्टेप। मियोसिस 2 की प्रोफेज 2 की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुई, ये शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम्स फिर से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से गायब हो जाती है, दोनों न्यूक्लियाई में जो दोनों तैयार हुए थे। ये प्रोफेज 1 का डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम फिर से कंडेंस हो गए, और इस केस में इन क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमैटिड्स हैं। एक क्रोमैटिड ये है, क्रोमैटिड 1, और ये दूसरा क्रोमैटिड है क्रोमैटिड 2। इसी तरह से इसके पास भी ये क्रोमैटिड 1 और ये क्रोमैटिड 2। फिर आती है अगली स्टेज यानी कि मेटाफेज 2। इसमें क्या होता है, फिर से वही काम, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ये आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस स्ट्रक्चर। ये क्या है, दिस इज काइनेटोकोर। इसी से स्पिंडल के और ये क्या है, दिस इज सेंट्रियोल, ये बता चुके हैं कई बार, एंड दिस इज स्पिंडल फाइबर। तो ये अटैच हो जा रहा है काइनेटोकोर से। तो ये अरेंजमेंट हो गया मेटाफेज 2 पे।
अब आता है एनाफेज 2। तो एनाफेज 2 में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड हैं ये सेपरेट होना शुरू होते हैं, यानी कि सेंट्रोमियर डिवाइड करता है यहाँ पे। तो इट बिगिंस विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, क्योंकि सेंट्रोमियर ही तो, जैसे ये सेंट्रोमियर है, एक क्रोमेटिड ये हो गया और दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया, तो इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में ये सेंट्रोमियर ही जोड़े रखता है। लेकिन यहाँ एनाफेज 2 में ये सेंट्रोमियर ही डिवाइड होना शुरू हो जाता है और इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है। जब सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर वाला क्रोमेटिड ऊपर की तरफ और नीचे वाला क्रोमेटिड नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो ये क्रोमेटिड जो है ऊपर चला गया, ये क्रोमेटिड नीचे आ गया। Thus they move toward opposite poles of the cell। तो अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव कर रहे हैं, इधर और इधर। फिर लास्ट में आती है टीलोफेज 2। तो टीलोफेज 2 में क्या होता है, द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो ग्रुप अलग अलग ये तैयार हो गए अलग अलग पोल्स पे, अगेन गेट एनक्लोज बाई ए न्यूक्लियर एनवेलप, यानी फिर से एक न्यूक्लियर एनवेलप तैयार हो जाती है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, यानी 4 सेल्स तैयार होती हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो इस तरह से टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है। ओवरऑल स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोफेज 1 में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस हुए, होमोलोगस पेयरिंग में अपने तैयार हो गए, और उसके बाद न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। मेटाफेज 1 में ये पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के, ये अरेंज हो गए मेटाफेजिक प्लेट पे। एनाफेज 1 में ये जो पेयर्स थे वो सेपरेट हो गए। टीलोफेज 1 में इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ गई। इसके बाद ये बीच का जो स्टेप था जिसको हम क्या कह रहे थे, इंटरकाइनेसिस, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। फिर प्रोफेज 2 स्टार्ट होगी, क्रोमोसोम्स वापस से कंडेंस होना शुरू होंगे और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डिसअपियर हो जाएगी। फिर ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होंगे इन मेटाफेज 2। एनाफेज 2 में ये क्रोमेटिड्स जो है वो डिवाइड कर जाएगा, जिससे अलग सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगा, जिससे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, और टीलोफेज 2 में हमको इस तरह से 4 सेल्स मिल जाएंगी आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को। मियोसिस की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मियोसिस। इट कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज। क्यों, कैसे कंजर्व करता है, क्योंकि सपोज करिए कि अगर कोई मेल पेरेंट है जो डिप्लॉयड है और वहीं पे एक फीमेल पेरेंट है ये भी डिप्लॉयड है, अगर इसमें इनके जो गैमीट्स तैयार हो रहे हैं, अगर वो गैमीट्स भी डिप्लॉयड हो गए, मेल गैमीट्स यानी माइटोसिस से अगर ये गैमीट्स तैयार हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये भी डिप्लॉयड होंगे, और ये फीमेल गैमीट भी अगर माइटोसिस से तैयार हो रहा है तो ये भी डिप्लॉयड होगा। फिर जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, जब ये जाइगोट बनेगा डिप्लॉयड डिप्लॉयड मिलने से, तो ये 4n यानी टेट्राप्लॉयड जाइगोट हो जाएगा। ये तो एक जनरेशन की कहानी है। इसी तरह से अगली जनरेशन जब आ जाएगी तो 4 4 8 ऑक्टाप्लॉयड। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं, सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम रख देगा कोई। तो इसलिए क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट बनी रहे, यानी कि 2n सेट ही बना रहे। इसीलिए हर बार जब गैमेटोजेनेसिस होती है या गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होती है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। तो 2n की जगह गैमेट्स में ओरिजिनली n आ जाता है, फिर ये n प्लस n जुड़ के डिप्लॉयड जाइगोट तैयार कर देते हैं, 2n जाइगोट। तो यही बात है कि इट कंजर्व्स क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज। नेक्स्ट क्या सिग्निफिकेंस है, इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन। जाहिर सी बात है, हमने देखा कि होमोलोगस पेयरिंग के बाद जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, उसकी वजह से फिजिकल एक्सचेंज हो रहा था मदर के क्रोमोसोम का और फादर के क्रोमोसोम सेगमेंट का। तो इससे क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन आता है, और वो पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है।
So now the cell cycle and cell division is complete.